की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने जो माहौल बनाया है उसका असर यह है कि अब देश में छोटे से छोटा चुनाव भी राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आलम यह है कि आज लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां उपचुनाव को भी आम चुनाव का ट्रेलर मानकर लड़ रही हैं। आज लोकसभा की 4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें यूपी की कैराना और महाराष्ट्र की पालघर सीट बीजेपी के सांसदों के निधन के चलते खाली हुई है, जबकि नागालैंड की लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट इस्तीफे के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर 2014 में इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीजेपी के सहयोगी का कब्जा था। यूपी की कैराना और महाराष्ट्र की पालघर सीट पर सबकी नजर है। कैराना में बीजेपी को हराने के लिए आरएलडी, एसपी, बीएसपी ने साझा उम्मीदवार उतारा है, जिसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर बीजेपी को डराने के लिए उसकी सहयोगी शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कैराना उपचुनाव के नतीजों को यूपी में विपक्ष के गठबंधन का टेस्ट माना जा रहा है, तो पालघर के नतीजों से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन का भविष्य तय होना है। इन राजनीतिक सवालों के साथ साथ इन उपचुनाव में ईवीएम भी बड़ा सवाल बनकर उभरा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के चलते सैकड़ों बूथ पर वोटिंग बाधित हुई है। बीजेपी विपक्ष के साथ साथ अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि इतने बड़े पैमाने पर ईवीएम खराब क्यों हो रही है। भारत में लोकतंत्र मजबूत केवल चुनाव की प्रक्रिया की वजह से ही है, पर चुनाव की प्रक्रिया में जो हम लोग संशोधन करके, जो आधुनिकीकरण करके उसकी विश्वसनीयता पे अब एक सवालिया खड़ा हो रहा है, तो उसको हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसमें दुरुस्ती करनी चाहिए। जो कैराना में लोकसभा चुनाव हो रहा है और नूरपुर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इन दोनों चुनाव में भारी तादाद पर मशीनें गड़बड़ हैं, जानबूझ के किया जा रहा है। ये मशीनें खराब हैं। इन मशीनों से चुनाव परिणाम प्रभावित होगा। कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू में कहा था कि भाई मशीनों में जिस तरीके से शंका लोगों को बढ़ रही है, विश्वास घट रहा है, उससे ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो। समाजवादी पार्टी का तो एक रटा रटाया बयान है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि अब जब ईवीएम के बारे में जब बात आती है, निर्वाचन आयोग कहता है कि आ जाओ, तब तो वहां कोई जाता नहीं है, और जब इसके बाद में जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। जहां जहां पे ये हमारी वीवीपैट्स इस बार जो है ज्यादा संख्या में खराब हो रहे हैं, तो हम लोग लगातार जहां पे जरूरत पड़ रही है वीवीपैट को रिप्लेस भी कराया जा रहा है, और उसको कोई टेक्निकल कमी की वजह से यदि डिसफंक्शनल है तो हमारी ईसीएल के इंजीनियर जाकर ठीक कर रहे हैं। तो क्या ये उपचुनाव एक ट्रायल है, अग्नि परीक्षा है बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए और विपक्ष के लिए भी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के वसंत चौहान साहब हैं जो कि लीडर हैं शिवसेना के, हमारे साथ पालघर से जुड़े हुए हैं विभा शुक्ला जी हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी की, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और देवाशीष जरारिया साहब हैं, बीएसपी के लीडर हैं और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो देवाशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह नहीं है? देखिए, हमारे लिए तो हर चुनाव लिटमस टेस्ट होता है। हर चुनाव की अपनी विशेषता होती है और हर चुनाव जीतना ये हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का उद्देश्य होता है, और उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे पन्ना प्रमुख तक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे बूथ प्रमुख तक, हर कोई जो है वो चुनाव को अपना जो है प्रतिष्ठा का विषय बनाकर जनता के समक्ष जाकर अपना पक्ष पेश करते हैं और जनता से जो है अपने पक्ष में जनादेश की अपील करते हैं। आपके लिए, चलिए, आपने कहा कि हर चुनाव आपके लिए लिटमस टेस्ट है, लेकिन सुलेमान, क्या ये विपक्ष के लिए कैराना का लोकसभा का उपचुनाव, पालघर में उपचुनाव, महाराष्ट्र की गोंदिया और भंडारा सीट पर उपचुनाव, ये आपके लिए लिटमस टेस्ट की तरह नहीं है कि अगर यहां से गाड़ी आगे बढ़ी तो ही 2019 में आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, वरना कोई स्कोप नहीं है? देखिए, भंडारा गोंदिया में तो एनसीपी के कैंडिडेट हैं और उसे बैक कर रहे कांग्रेस पार्टी। और सबसे पहले तो ये चार लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों का जो चुनाव है दीपक जी, इसमें चारों सीटों पे सिटिंग भाजपा के एमपी हैं। तो पहला टेस्ट भाजपा का है कि चारों सीटों को रिटेन करें, क्योंकि शुक्ला जी इस बात का भी आपको जवाब देना पड़ेगा चुनाव के बाद,
अगर आप एक भी सीट रिटेन नहीं कर पाए, मान लीजिए 4 में से एक भी हार गया, मैं एक फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूं, तो ये जो आप लोग कहते हैं कि विकास हुआ और मोदी जी बहुत सक्सेसफुल थे, इसके मायने ये होंगे कि मोदी जी की जो एक चमक आप कहते थे थी या लहर थी वो खत्म हो गई, जबकि वो गुजरात में भी देखी गई खत्म हुई और कर्नाटका में भी देखी कि वो लहर खत्म हो गई, वो चमक भी जिसे आप लोग कहते थे लहर है। और कैराना और पालघर की सीट और इवन नागालैंड वाली सीट जो आप मुख्यमंत्री बन गए रियो साहब, उनकी जगह हो रहा है चुनाव, और पालघर की और महाराष्ट्र की दूसरी सीट गोंडिया वाली, वो चारों सीटों पे मेरी अपनी एनालिसिस और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है विपक्षी दलों के साथ मिलकर चारों सीटें जो एंटी बीजेपी फ्रंट या अपोजिशन पार्टीज का फ्रंट बना है वो चारों सीटें निकलेंगी। एक शुक्ला जी और आप जवाब दिए, महाराष्ट्र की जो एक असेंबली सीट पे जिस पे चुनाव है उसमें आपके जो सहयोगी दल है शिवसेना वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जो विधानसभा सीट पे महाराष्ट्र की चुनाव है। नहीं, पालघर में तो उल्टा हो रहा है। पालघर में तो शिवसेना और बीजेपी के बीच मेन कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट है, इनके तो आमने सामने है पालघर में, इनका और शिवसेना का। हाँ बिल्कुल, पालघर में तो दोनों के बीच कॉन्टेस्ट है। कॉन्टेस्ट है और असेंबली सीट में भी खुल के मुखालफत कर रहे हैं दीपक जी। अच्छा प्रश्न है, मुझे उसका जवाब देने का अवसर दें। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे लिए तो देखिए शिवसेना हमारी सहयोगी दल होने के बावजूद हमारे खिलाफ लड़ रही है, ये निश्चित तौर पर एनडीए के लिए प्रश्न बड़ा है। चलिए, माना आपने प्रश्न खड़ा है, और प्रश्न क्यों खड़ा हुआ प्रेम शुक्ला जी? अगर आपने कहा प्रश्न खड़ा है तो ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि शिवसेना वही पार्टी है जिसमें आप रहा करते थे। शिवसेना वही पार्टी है जिसमें आप हुआ करते थे। हमारे लिए चिंतन का विषय है। नहीं, निश्चित हमारे लिए चिंतन का विषय है कि हमारा सहयोगी जो है हमारे विरुद्ध खड़ा, और हमारे लिए चिंतन का विषय, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कल मुंबई में और काम शिवसेना का समर्थन नहीं लेंगे, और आप जो हैं पतंगराव कदम जी के स्वर्गवास के कारण खाली हुई सीट पर शिवसेना का समर्थन ले रहे हैं। तो कांग्रेस जो है हम भी नहीं ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सर, समर्थन ले हमारे लेगी, और कहीं वहां शिवसेना का महाराष्ट्र के समर्थन नहीं लीडर लेगी। यानी आप सर, प्रदेश अशोक में चौहान समर्थन जी ने भी लेंगे, कहा है कि हमारा आप शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं लेंगे, नहीं, तो ये हम कह रहे हैं हम ले कांग्रेस नहीं को इसका उत्तर देना रहे, है। फिर भी उनका सपोर्ट है हमें, हमने उनसे नहीं मांगा है समर्थन, लेकिन शिवसेना कह रही है हमें भाजपा को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए सपोर्ट यही कह रहा हूं सर, बीजेपी को हराने के लिए वो सपोर्ट कह रहा हूं मैं, वो सिर्फ आपके जो सहयोगी दल है हमने सपोर्ट मांगा भी नहीं है, वो आपसे इतनी नफरत कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कांग्रेस को जिता दें। उनको सपोर्ट देने के लिए उद्धव जी मजबूर है। अरे सर, उद्धव ठाकरे जी ने ही कहा है 2 दिन पहले मुंबई में महाराष्ट्र में एक चुनाव रैली में चुनावी इसी बाय इलेक्शन नहीं, आप यहाँ कह रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए सब यूनाइट हो जाओ। आप करें हमको शिवसेना का समर्थन नहीं चाहिए। अरे भैया, उद्धव ठाकरे जी चलिए, नहीं आपको चाहिए, हराना आपको चाहते हैं। शिवसेना का समर्थन नहीं चाहिए, तो मैं सीधे वसंत चौहान जी के पास चलता हूँ। वसंत चौहान जी, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि शिवसेना और बीजेपी की गाड़ी पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है, डिरेल हो चुकी है? बताइए वसंत चौहान जी। शिवसेना का खुद का एक वजूद महाराष्ट्र में है, और जिसकी वजह से पूरी ताकत के साथ शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। शहरी भाग तक पूरी तरह शिवसेना का एक मजबूत संगठन महाराष्ट्र में जमा हुआ है। इसकी वजह से शिवसेना को जिस तरीके से कमजोर समझा जा रहा था, वो शिवसेना बताएगी कि शिवसेना पालघर लोकसभा की उपचुनाव की सीट जीतकर यहाँ पे शिवसेना का जो संगठन है वो महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, ये पूरी तरह शिवसेना इस उपचुनाव में बता देगी। तो शिवसेना बता देगी, लेकिन बीजेपी से आपको इतनी नफरत क्यों है? वसंत चौहान जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि बीजेपी से आपको इतनी नफरत क्यों है? कारण क्या है इसका? हमें किसी पार्टी से नफरत होने से पहले हमारी खुद की पार्टी पे हमें घमंड है, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमें घमंड है, हमारे जो संगठन है उस पे हमें घमंड है, और हमें पूरी तरह से पता है कि हम हमारे खुद के बलबूते पर पूरा महाराष्ट्र विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव हम जीत सकते हैं। तो अब बीजेपी से गठबंधन नहीं, वसंत जी, बीजेपी से गठबंधन नहीं। वसंत जी, दीपक जी, मैं वसंत जी से ये जानना चाहता हूं
कि एक बीजेपी से गठबंधन का विषय है। ये हमारे पक्ष प्रमुख के प्रवक्ता कह रहे हैं हमको शिवसेना आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब उनके अच्छा, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सुलेमान मेरे बारे में कह रहे हैं दीपक भाई, एक बात कह दूं। एक मिनट। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि कांग्रेस, एनसीपी, कम्युनिस्ट सारे लोग एक साथ आ जाओ इस बीजेपी को हराने के लिए। ये कहा है रैली में, पब्लिक स्टेटमेंट है। प्रेम इसका शुक्ला जी जवाब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं हमारे शिवसेना के आदरणीय नेता से कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने 2012 में विजयादशमी की आखिरी रैली में कहा कि भारत को मुझे जो है कांग्रेस के पंचक से मुक्त करना है, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और अहमद पटेल, आज ऐसा क्या हो गया है कि उसी पंचक के पीछे पीछे आदरणीय उद्धव जी को, जब वो कह रहे हैं कि हमको समर्थन नहीं चाहिए, तब भी आप समर्थन देने पर आमादा है। तो आदरणीय बाबा साहब की नीतियों से आदरणीय उद्धव जी को हटने का क्या कारण है? आज जिसका जो अंतिम इच्छा थी उनकी, आज उस अंतिम इच्छा के विरुद्ध खड़े होने का कारण क्या, क्या वैचारिक कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि देश को जो एक कमेटी मिली है उससे छुटकारा पाना है। शिवसेना का जवाब दे देने दीजिए। शिवसेना जवाब दीजिए। वसंत जी जवाब दीजिए। शिवसेना का खुद का संगठन है, उसका निर्णय लेने का पूरा अधिकार हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को है और इसका संगठन आपके का दिया हुआ ही संगठन है वसंत जी। हाँ, वही संगठन है और उसका पूरी तरीके से हमारा संगठन हमारा सक्षम संगठन है और किसी की तरह हम कांग्रेस के पास भी नहीं जा रहे, हम ना ही कांग्रेस के करीब जा रहे, ना ही किसी पक्ष के करीब जा रहे। हम हमारे पक्ष को शिवसेना महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी है और ये पूरी तरह से अपने बलबूते पर अपने सत्ता यहाँ पे बना सकती है महाराष्ट्र विधानसभा में। ये हमें सब पक्ष को बताना है। नहीं, आपको तो बताना है, लेकिन इनसे नफरत की वजह क्या है? आप मजबूत है, ये बात तो मानी हमने कि आप मजबूत है, आप अकेले चुनाव जीत सकते हैं, पर बीजेपी से ऐसा क्या आपका मन खराब हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अब चैलेंज पे चैलेंज दिए जा रहे हैं? पालघर में भी दिया, उनका ही जो सांसद का बेटा था उसको आपने खड़ा कर दिया कैंडिडेट के तौर पर। बताइए मुझे। हमारा कहना यही था कि वो जो उम्मीदवार का बेटा था उसे अगर उन्होंने उम्मीदवारी दी होती तो शिवसेना उसे सपोर्ट करती थी, लेकिन उन्होंने उस उम्मीदवार को उम्मीदवारी नहीं दी, जबकि उनके पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। और उस उम्मीदवार ने आकर मातोश्री पर हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी से उस बारे में बात की और उद्धव जी ने उन्हें प्रवेश दिया और उसके बाद में उन्हें उम्मीदवारी दी गई। और ये हमारा पक्ष का अंतर्गत निर्णय हो गया कि यहाँ पे हमें उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव आप अकेले लड़ेंगे? ये शिवसेना ने तय कर लिया है। और यही सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से होगा। बताइए, आप जवाब दीजिए वसंत चौहान जी। सबसे पहले आप, क्या आप अकेले लड़ेंगे चुनाव? इसका पूरा निर्णय हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब लेंगे। वो जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर पूरा संगठन काम करेगा। नहीं, वो तो निर्णय लेंगे, ठीक है, पर आपका कार्यकर्ता के तौर पर क्या मानना है? आपको साथ में चुनाव लड़ना चाहिए या आपको अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? शिवसेना के कार्यकर्ता का क्या मानना है? शिवसेना के कार्यकर्ता पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे का आदेश मानते हैं। पहले बाला साहब जो बोलते थे वो होता था। आज हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी साहब जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर पूरा अमल शिवसेना के पूरे कार्यकर्ता करेंगे। चलिए शुक्ला जी, आपकी अथॉरिटी शिवसेना पर कुछ ज्यादा है, आप ही बता दीजिए। आप ही सस्पेंस का जो है रहस्योद्घाटन कर दीजिए। रहस्योद्घाटन सही शब्द होगा कि अपने पक्ष प्रमुख जो हैं उद्धव जी ठाकरे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप तो बीजेपी के साथ आ गए, वो बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, अभी जो स्थिति है कि केंद्र में शिवसेना हमारे साथ सरकार में शामिल है, राज्य में शिवसेना हमारे साथ सरकार में शामिल है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि हम शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारे अन्य नेताओं का भी
ये सुधीर मुनगंटीवार जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने वार्ता का प्रयास शुक्ला जी, किया है। आपका तो ये मानना है भाजपा का, इस तरह से वार्ता का प्रयास किया, तो भारतीय जनता पार्टी का तो यही प्रयास है। वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, सहयोगी है, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं हम बीजेपी से छुटकारा पाना है देश को और महाराष्ट्र शिवसेना ने 2 बार जो है विधानसभा चुनाव में भी स्वयं छोड़कर साथ भागी थी, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी स्वयं साथ छोड़कर भागी थी, विधानसभा भी साथ छोड़ने का दुष्परिणाम शिवसेना को झेलना पड़ा, महानगर पालिका में भी शिवसेना को झेलना पड़ा, और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी। तो हम तो यही चाहेंगे कि शिवसेना हमारी पुराना सहयोगी है, शिवसेना के नेता हमारे जी, साथ एक बात रहे, बस, लेकिन जरा सा शिवसेना इसका जवाब अलग दीजिए, दल है, आपकी सुन ली अपना बात निर्णय है। लेने का उसको अधिकार है। शुक्ला जी, ऐसी क्या बात है कि बीजेपी शिवसेना से कह रही है कि हम तैयार हैं आपसे अलायंस करने को, और शिवसेना बार बार आपको गलत कह रही है? शिवसेना कह रही है बीजेपी से छुटकारा पाना है, महाराष्ट्र को भी और देश को भी। क्या ऐसी कमजोरी है भाजपा की? नहीं, भाजपा की कोई कमजोरी नहीं, हम अपने सहयोगियों का आदर करते हैं। हम श्रीमती वो तो सोनिया चंद्रबाबू नायडू और केसीआर 2009 लेकिन अनादर ये करते हैं। अरे नहीं, केसीआर और चंद्रबाबू नायडू क्यों चले गए फिर? हो गई भाई, के चंद्रशेखर राव और चंद्रबाबू नायडू तो कहते हैं हमें इज्जत नहीं दी। कमजोर हो गए तो लालू जी का साथ छोड़ दिया, किनारा कर दिया। भैया, केसीआर, के चंद्रशेखर राव और चंद्रबाबू नायडू 2 सहयोगी थे आपके, आपका साथ छोड़ गए क्योंकि आप उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे थे, उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बोला डिमोनेटाइजेशन किसको फायदा हुआ कोई बताए। शुक्ला जी, आज आपके लिए मुश्किल है, अभी अगले 10-11 महीने आपके लिए मुश्किल होंगे, इसलिए सुनिए ज्यादा और फिर जवाब दिए। के चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, महबूबा मुफ्ती, सारे सहयोगी दलों के 4 मुख्यमंत्री मैंने आपको गिनवाए, चारों का दम घुट रहा है, 2 भाग गए, दो ने आपका साथ छोड़ दिया, केसीआर ने और चंद्रबाबू नायडू ने 2। ठीक से नहीं है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने कहा नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, महबूबा मुफ्ती आपसे जम्मू कश्मीर में परेशान है, कैराना में आपका प्रत्याशी नहीं है, तो आप कहाँ हैं? अरे भैया सुनिए 4 सीटें लोकसभा की आपकी थी, इन्हें रिटेन करिए, बड़ी बात है। 10 में से 5 आपकी, आपके सहयोगी दलों की थी, और बची हुई 5 अपोजिशन पार्टीज की थी। तो आप देखिएगा अपोजिशन फ्रंट का नंबर बढ़ेगा हर हाल में। आप मुझे भंडारा गोंदिया की सीट जो है, ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं बहुत सी, हमने कंप्लेन करी है अभी इलेक्शन कमीशन में भी। कैराना में आपके पास प्रत्याशी तक नहीं है, और नहीं, हमने सपोर्ट करा प्रत्याशी को, लोक दल के प्रत्याशी को हमारा सपोर्ट है। तबस्सुम साहिबा लड़ रही है वहां पर, लोक दल की प्रत्याशी है, वो चुनाव जीतेंगी। आप देखिए आपका जो गोरखपुर में हाल हुआ है और मौर्य जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में फूलपुर में, देखिए कितनी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट हार गई। केंद्र में आप, स्टेट में आप, इतना बड़ा बहुमत 22 राज्यों में सरकार आपकी, उसके बाद मुख्यमंत्री की सीट हार गई। अगर मैं मुख्यमंत्री होता ना शुक्ला जी, इस्तीफा दे देता चीफ मिनिस्टर के पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देता, मेरे मुख्यमंत्री मेरी सीट हार जाती। मेरे साथ विभा शुक्ला जी हैं। विभा शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि आपने सीट आरएलडी के लिए क्यों छोड़ दी? समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। अच्छा, विभा शुक्ला जी के ऑडियो में कोई दिक्कत है? मैं यही सवाल देवाशीष जी से पूछता हूं। देवाशीष जी, आपके इतने मजबूत संगठन के बावजूद आखिर क्या कारण था कि आपने ये सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी, अजीत सिंह की पार्टी के लिए छोड़ दी? बाई इलेक्शन लड़ते ही नहीं। देखिए, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है। हम लोगों ने गोरखपुर का और फूलपुर का भी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वहां पर चूंकि वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की सीटें थी, इसलिए हम लोगों ने वहां पर बैंक वाली मायावती जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि हमारा कैडर डायरेक्टली लगेगा। लेकिन इस चुनाव में हम लोगों ने ये भी बोला है कि हमारा जो कैडर है वो आने वाले 2019 के चुनाव की तैयारी करेगा, इसलिए वो इस चुनाव में हम लोगों ने अपना कैडर भी नहीं उतारा है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती है, ये सच्चाई है। रही बात इस चुनाव की, तो इस चुनाव में हमें लगता है कि हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन पूरी तरीके से जो अपोजिशन की कैंडिडेट है उनको ट्रांसफर होने वाला है। आप देखिए, मैं डिबेट में थोड़ा देर से जुड़ा हूं, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सीट पर चुनाव हो रहा है, एक लोकसभा सीट है,
कहराना और उस पे इतनी 300-400 ईवीएम मशीनों की खराबी आना मतलब हद हो गई है। बिल्कुल सही। मुझे अच्छे से याद है जब गोरखपुर का चुनाव आ रहा, जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन मैं लाइव था चैनल्स पे और वहां देखा जा रहा था कि वहां पर मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा था। 3-3, 4-4 घंटे तक चुनाव की जो मतगणना थी उसको लेट कराया जा रहा था। यानी हर प्रयास किया गया है कि पूरा प्रशासन का इस्तेमाल करके वहां पर चुनाव के नतीजे को पलट दिया जाए, लेकिन वो नतीजे इतने बड़े थे कि वहां पर नहीं चली योगी आदित्यनाथ की। अब इस चुनाव में भी 2 लाख वोटों से कम भारतीय जनता पार्टी हारती चुनाव, इसलिए जानबूझ के ईवीएम खराब कराई गई है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो रही है और इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है वो भी दांव पे लगी है, वो और जा रही है अंदर। ठीक है, इस पर बीजेपी का भविष्य तय होगा, हम इसी पर बहस कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के कई बड़े नेता कहते हैं कि अब तो हम 50% वोटों की राजनीति करेंगे, यानी एब्सोल्यूट जो 100% है उसमें से 50% वोट कम से कम आपको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी राजनीति नेहरू जी के सिवा कोई नहीं कर पाया। ना इंदिरा गांधी जी कर पाई, ना राजीव गांधी जी कर पाए, ना सोनिया गांधी जी कर पाई, ना अटल जी कर पाए और न ही नरेंद्र मोदी जी कर पाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीति 2019 में भारी पड़ सकती है बीजेपी को? 50% वोटों की राजनीति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जिस तरह से पराजित विपक्ष एकीकृत हो रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम वोटों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2014 तक आपको ध्यान होगा, लोग बहस करते थे। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें नहीं क्रॉस करेगी। जितनी एजेंसियां काम कर रही थी, प्री पोल सर्वे करने वाली या एग्जिट पोल करने वाली, कोई 225 को भारतीय जनता पार्टी को आंकने को तैयार नहीं था। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। और उसके बाद आप देखिए 2014 से लेकर 2018 तक जो भी चुनाव हुए हैं विविध विधानसभाओं के, उसमें जो है इलेक्शन कमीशन की जो साइट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में 11.5% का इजाफा हुआ है। ये तय कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसका मत लगातार शुक्ला जी फूलपुर गोरखपुर हार भी क्रॉस करेंगे। और ये टारगेट सरकार बनाने के बाद जो है आप हार भी चुके हैं, इस पे भी ध्यान दें। नहीं, हम चुनाव पहले भी हारे हैं। 2014 में लोकसभा के बाद भी हम चुनाव हारे थे। 10 सीटें हार चुके हैं। 2017 में हमने जो है 10 लोकसभा हमारे आम चुनाव हुए उसमें जबरदस्त प्रदर्शन किया। नहीं, तो एक पक्ष ये भी है विभाजी, 10 लोकसभा सीटें हार 2014 में 10 लोकसभा चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी जीते थे, वहां जो विधानसभा हुए उन विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। लेकिन और इसी आधार पर सपा को लगता है, लेकिन शुक्ला जी गंभीर विषय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अपनी तो आपको पता है कि आपकी क्या दुर्दशा हुई। आप 1/4 पे सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या लगभग जो है 5 गुना से अधिक 6 गुना की वृद्धि हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अपनी अपनी सीटें साल भर के अंदर हार जाते हैं। तो ये चिंता का विषय भी तो है। वही आपको बता रहा हूँ कि आप क्यों भूल जा रही है। चुनाव हार भी गए तो हम चुनाव कितनी जबरदस्त जीते। आप चुनाव जीतने की तैयारी कीजिए, हम चुनाव जीतते हैं। ये कोई चुनाव जीतना भी हमारे लिए यही संकेत दे रहा है। जिस तरह का आप लोगों की हताशा प्रकट हुई है निर्वाचन आयोग की आप बातें कर रहे हैं, वो सिद्ध है कि वहां पर विभाजी बहुत कंसेशन दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको चुनाव जीतने की आप विभा शुक्ला इसलिए बड़ा कंसेशन दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप विभा शुक्ला जी को बड़ा कंसेशन दे रहे हैं। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन सी पार्टी 50% वोटों की राजनीति कर पाई है? मैं कह रहा हूं 50% का टारगेट कर रहे हैं, हम जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को तो लोग 30% वोट नहीं मानते थे ना, हम 31% ले गए, हम 50% की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जितना जबरदस्त, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के कभी इतनी सदस्यता नहीं हुई। जब भारतीय जनता पार्टी के 10 सदस्यता हो गए हैं, सब जानते हैं कितनी फर्जी सदस्यता है। वोटों का लक्ष्य भी पार करेगी। आपकी सदस्यता जानते हैं कितनी फर्जी है आपकी। सदस्यता कितनी ऑथेंटिक है सब जानते हैं पूरे देश में। नहीं, हो तो आपको पता है कांग्रेस में किस तरह सदस्यता बनती थी। अरे आपको कांग्रेस के नेता जबरदस्ती फोन करके जिसने फोन उठा लिया वो सदस्य बन गया, मिस कॉल मार के सदस्य बन गया, किसी को मैसेज भेज दिया वो सदस्य बन अगर आप गया। क्या लोग हो तो क्या पप्पू ही वहां पर अध्यक्ष होंगे?
वहाँ कोई अच्छा व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकता है, नहीं क्या कहा आपने अभी? लेकिन चूंकि आपका क्या कहा? लोकतंत्र है ही नहीं, शुक्ला जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र शुक्ला का जी, एक परिवार हम- तंत्र है, सुनिए, एक सुनिए। वंश तंत्र है, उसमें भी दीपक गांधी जी, परिवार एक की सेकंड एक दीजिएगा, शाखा जल्दी है, चुप हो जाए। उस शाखा में भी शुक्ला जी, एक प्रेम चोपड़ा बन जाते हैं, डिबेट में दीजिए, बोलिए। लोकतंत्र पर आप बात करते शुक्ला हैं। जी, फिर से प्रेम चोपड़ा बन लगता जाएगा। है कि बगदादी का जो इससे है, बोल रहे थे लोगों का नाम ना बिगाड़े, भैया, एक मिनट सुनिए। राजपूत नाम बिगाड़ रहे हैं। नहीं नहीं आप सुनिए। अरे प्रेम चोपड़ा जी शांत हो जाइए, शुक्ला जी, आप प्रेम जो सभ्यता चोपड़ा है, जी शांत हो जाइए। ये जो आपकी सभ्यता है, ये जो आप नाम से बुलाते हैं, पर क्या बात परिवार करें? वाले लोग दो देश की परिवार जनता अरे, जो है बात उठा रहे हैं, देश की जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अपने राष्ट्रीय ये जो आपकी अधिवेशन में सभ्यता है, ये कहा, आपका आपको कल्चर कांग्रेस दिखाती है का भाजपा का। नहीं बनना है। आप इसके लिए, मायावती अरे भैया चुपेंगे आप जरा। तंत्र वाले अरे प्रेम चोपड़ा जी शांत हो जाइए। कटोरा आप जो आपका नाम मैंने प्रेम चोपड़ा रख दिया आज से। जिस तरह की भाषा शैली आप आपकी, एक आपका नाम लूजर प्रेम लग चोपड़ा ही रहे है। हैं, एक लूजर लग रहे हैं आप, फिल्मों का एक मशहूर हारे विलन व्यक्ति प्रेम लग रहे हैं आप, और आपकी पार्टी का चेहरा है ये, परिवार तंत्र में नहीं आपकी बचना। पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। नाम आप एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाम से बुलाओ। आपके चेहरा साफ होता है इससे। आप नाम लेते हैं, कैसे कैसे गलत नाम देते हैं। तमीज है आपको? पूरा देश देख रहा है आपको। क्या मैं अमित शाह जी को नाम लेके बुलाऊं? हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। ये तुम्हारा कल्चर है भाजपा का। और खबरदार ये वर्ड यूज करा कर दो। ये तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। कितने घटिया हो तुम, किस निचले दर्जे के घटिया हो तुम। तुम्हारा दिमाग ही इतना नीचे। चिढ़ रहा है अरे भैया, ये क्यों नहीं चिल्लाएंगे? पप्पू तो उनका स्वाभाविक कर्म, उनका जो हाँ, जिस तरह ये काम तुम्हारा होता है, चेहरा वो दिख रहा नहीं है। कहते हैं। नंगे खड़े चौराहे पे जाके नंगे खड़े हो जाओ। ये बातें करते हो जो तुम, समझे? अरे ये और तमीज से बात करना। सभ्यता ये तुम्हारा, तुम नंगे हो गए, तुम बैठे हो चौराहे पे खड़े हुए। अमित शाह तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम कभी उन्हें घटिया नाम से नहीं बुलाएंगे। तुम्हारे अंदर तुम्हारा ये स्वभाव है और आपका ये कल्चर है भाजपा। क्यों नहीं चीखेंगे? हाथ नीचे करो, तुम तो डरते नहीं है। और ये हंसो मत, ये सब हंसी और दांत निकल जाएंगे तुम्हारे। चुनाव में जब हारोगे ये अहंकार निकलेगा तुम्हारा। 2019 के बाद आपका पता चलेगा शुक्ला जी, पता चलेगा। तो फिर भी तमीज से बात करेंगे तुमसे। ये तो तुम कह, अरे मैडम आप चुपिए, मुझे इन्हें पहले वकील लेने दीजिए। बलात्कार कांड के अभियुक्त की पार्टी इसी तरह के तमीज से बात करना, तमीज से बात करना। बलात्कार कांड के अभियुक्त पप्पू शुक्ला, तमीज से बात करना। की पार्टी जो है ऐसे कौन सा बलात्कार कांड? सुप्रीम कोर्ट तक में याद है ना, बलात्कार कांड के अभियुक्त थे, याद है कि नहीं आपको? सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज नहीं है। अरे झूठे मक्कार, बेशरम बेगैरत, झूठे मक्कार, बेशरम बेगैरत, सुलेमान जी, प्रेम शुक्ला जी, सुलेमान जी, ये कैसा बलात्कार काय के अभियुक्त हो तुम? और तुम्हारे सुप्रीम लीडर क्या अभियुक्त है? अमित शाह को क्या कहते हैं लोग? हम ऐसी बात करते नहीं है, लेकिन विभाजी आपका आवाज बंद करना पड़ेगा मुझे। विभाजी का आवाज थोड़ी देर के लिए बंद किया जाए। सुलेमान जी और प्रेम शुक्ला जी बकवास कर रहे अकाउंट हो। सेटल कर ले पहले सुप्रीम आपस कोर्ट में। तक से पिटीशन पहचानते कि नहीं? तुम बेशरम हो, झूठे हो, बेगैरत हो, झूठ बोलते हो और बदतमीज नहीं तो झूठ बोल रहे हो तुम। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में को पिटीशन फर्जी गई थी और जिसमें से 50 लाख का फाइन पड़ा था शिकायत करता पे। ज्यादा जोर से मैं बोल सकता हूँ। नहीं क्यों जानता हूँ नहीं बोल सकते तुम मुझसे ज्यादा जोर से। और ये जो तुम बदतमीजी कर रहे हो और जो हाथ निकाल रहे हो, दांत निकाल रहे हो, आज तुम एक्सपोज हो रहे बलात्कार कांड का अभियुक्त है हो। आपका अध्यक्ष। अरे भैया कहाँ से बलात्कार कांड का अभियुक्त राय नहीं रहा। सुकन्या देवी पहचानता बकवास करते हो फिर तुम? क्यों तू शिकायत करता था, उसे 50 लाख का नीचे बात कर फाइन हुआ था। कैसे जिला में तुम नहीं बताओ कि फाइलों से करना? तुम चुप हो। चिरकुट जिला होगा चिरकुट, बदतमीज, बेशरम और बेगैरत। ये अरे तुम लोग की तमीज में मुझे बोलना एक मिनट, बेगैरत, बेशरम, 50 लाख का प्रेम शुक्ला है, वो प्रेम शुक्ला नहीं है। प्रेम शुक्ला, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम किसी टेलीविजन पे बैठो। तेरी औकात झूठे हो, बेशरम हो, बेगैरत हो और आवाज नहीं निकालने की तुम्हारी हिम्मत नहीं बता देगी। बड़े हमारी आए, औकात समझ में आ रही है। तुम्हारी होगी औकात, हम ऐसी बात नहीं करते। बलात्कार बेटा कांड के तुम अभियुक्त चुप हो, चमचे अगर इस लेवल पे लाओगे आराम से, समझे तुम? बदतमीज नहीं तो
कभी कुछ बात करते हो, कभी कुछ बात करते हो। चलो चुप हो, चिरकुट चिल्ला मत तुम ज्यादा, हो गए चुप, तू मत चिल्ला, चिल्ला मत ज्यादा। अगर इसमें आओगे तो इसमें जवाब दूंगा। पप्पू का बिस्ती ज्यादा चिल्ला मत। हम ऐसी बात नहीं पप्पू के करते। पिद्दी तमीज अरे मत तुम सिखाओ। होगे जो भी कहते हो तुम, पप्पू हम के फिर भी पिद्दी- अपनी बात रखेंगे। मुझसे कहो, मुझसे पप्पू बात के करो। पिद्दी बिस्किट अभी वहां का तक पहुंचने की हैसियत नहीं है पप्पू के तुम्हारी, पिद्दी बिस्किट मुझसे खा बात के करो। पप्पू का। चिरकुट और ये पप्पू तमीज के है तुम्हारा। बिस्किट खाओ, पप्पू के पिद्दी बिस्किट खाओ, बिस्किट। ये जो तुम जरा कर रहे आराम हो से ना पानी बेटे, पियो, तुम एक्सपोज हो रहे हो। पियो। तुम ये जो तुम कर रहे हो पप्पू के एक्सपोज हो रहे पिद्दी तुम हो। expose ये हो भाजपा रहे हो। का कल्चर है। आप अच्छा ये बताओ, अभी हारे हो चुनाव कर्नाटक में। दोनों से रिक्वेस्ट सुकन्या देवी करूंगा का कि बदल कृपया बदतमीज आदमी को कृपया बेशरम को भाषा बेशरम का को संयम बिठाया गया बनाए यहाँ पर। रखें। मैं आप आपके दोनों से राष्ट्रीय रिक्वेस्ट अध्यक्ष करूंगा, आगे मैं आप जेल दोनों से में रिक्वेस्ट रहे। करूंगा, मैं आप दोनों ये से अपनी रिक्वेस्ट करूंगा। संस्कृति प्रेम दिखा शुक्ला रहे जी, हैं। नहीं, हम कह रहे हैं प्रेम शुक्ला तुम्हें जी, झूठे हो, प्रेम शुक्ला जी, बदतमीज हो, सुलेमान बेशरम हो जी। तुम। तुम्हें ये कह रहे थे कि तुम झूठे इल्जाम लगाते हो। और जो आज तुम बात कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट से 50 लाख का फाइन बार शिकायतकर्ता को बड़े आए नाम दोगे, पाकिस्तान नहीं है, चिल्लाओ मत। चिल्लाएंगे या इस्लाम के नाम और से डरने डरने जाएंगे और न या तुमसे हिंदू डरते नहीं और चलता लड़ते है। रहेंगे, लेकिन बदतमीजी अब से सीधे नहीं चिल्लाओ मत लड़ेंगे। मियां हम तुमसे सुलेमान। आइडियोलॉजिकली सुलेमान लड़ेंगे मियां। और पूरा देश सुलेमान तुम्हारी मियां। जगह दिखाएगा, पिद्दी की तुम्हें बिस्किट पता खा ली चलेगा। क्या? नशा हो गया पिद्दी की बिस्किट का। नहीं, क्या मतलब है इसका? तुम अरे खाते भाई, होगे, चोपड़ा से तुम और खाते कौन होगे। कर सकते हैं। पिद्दी की बिस्किट का नशा हो गया है क्या? चीख रहे हैं शुक्ला जी जरा शर्म कर लो, ये अच्छा, कितना एक मिनट, बदतमीज एक आदमी है। मिनट, मैं आपसे शर्म- आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बलात्कार मैं कांड आपसे अभियुक्त के आपसे समर्थन से में आपसे आएगा, से तू हो गया करना चाहता बलात्कार हूं। कांड का अभियुक्त। देश को तुम हो गया बलात्कार कांड का मैं एक मिनट दोनों से बहस करना ये चाहता हूँ। बदतमीज और सुलेमान बकवास जी, करता है ये। सुलेमान जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अफसोस मुझे अफसोस मुझे बहस अब काटनी पड़ेगी। अफसोस मुझे बहस से काटनी पड़ेगी। नहीं, अफसोस मुझे बहस काटनी पड़ेगी क्योंकि ये सभ्यता की तमाम सीमाओं को लांघ रही है। सुलेमान जी और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप आए भाषा का संयम बना कर आए। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही।